प्रदीप अग्रवाल साहब, लीडर टॉक की बात हम कर रहे हैं। जनरली आप जिस फील्ड में हैं, आप मिड साइज़ घर बनाते हैं, अफोर्डेबल घर बनाते हैं। बिल्डर्स के बारे में ये माना जाता है कि एक सर्टेन तरीके से वो काम करते हैं जिसकी इमेज बहुत अच्छी नहीं है, राइट। आपने इस फील्ड में मेरे ख्याल से एनसीआर एरिया में शायद मुश्किल से 2 या 3-4 बिल्डर्स ऐसे होंगे, डेवलपर्स ऐसे होंगे जिन्होंने कॉर्पोरेट कल्चर लाने की कोशिश की, और आप ज़्यादा पुराने नहीं, मेरे ख्याल से इस बिजनेस में 10-12 साल पुराने, राइट। क्या फ़ायदे हैं एक अनरेगुलेटेड और बिना कॉर्पोरेट कल्चर वाले बिजनेस से कॉर्पोरेट कल्चर वाले बिजनेस में शिफ्ट होने से, और इससे कैसे आप अपनी इंडस्ट्री में लीडरशिप ला सकते हैं, ये आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। थैंक्स अनिल जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहली चीज़ है उसका ट्रस्ट। मुझे रियल एस्टेट में आने के बाद ये समझ में आया कि रियल एस्टेट में एक चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी थी, उसका नाम है ट्रस्ट। जो हार्ड एंड मनी है, जो ईएमआई के रूप में हर महीने आपको ट्रस्ट करके वो कस्टमर पे कर रहा है, इस होप पर कि एक दिन उसे अपना घर मिल जाएगा जी। वो किसी ना किसी रीज़न से, शायद डेवलपर की कुछ होंगी अपनी महत्वाकांक्षाएं, उसकी वजह से या कुछ मिस प्लानिंग की वजह से कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि वो डेवलप नहीं हो पाई सोसाइटीज़। उसने तो ज़िंदगी में पहली बार घर खरीदा था, और पहली बार घर खरीदा और पहली बार ही चोट लग गई, तो उसने पूरी इंडस्ट्री को ही खराब मान लिया। आप ये देखिए कि ऐसा नहीं है सभी लोग खराब हैं, कभी भी कोई इंडस्ट्री में सभी लोग खराब नहीं होते, लेकिन कुछ लोग ऐसा काम कर देते हैं जिससे पूरी इंडस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मुझे लगता है पिछला जो डिकेड रहा उसमें रियल एस्टेट डेवलपर्स ने बहुत स्ट्रगल किया है, और मैंने आने के बाद ये समझा कि आप ईमानदारी से काम करें, जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं अपने कस्टमर को अवेयरनेस दें, और जो कमिटमेंट उसके साथ कर रहे हैं वो कमिटमेंट पे पूरा खरा उतरे हैं, वो आपको सर आँखों पे बिठाता है, आपके प्राइस पे वो लेने को तैयार होता है। एंड कितना, यानी आप जैसे वॉल्यूम की बात करें तो मुझे लगता है कि शायद अभी बहुत हम अंडर एस्टिमेट हैं। अभी एक चाइना का बहुत जिक्र हो रहा है, तो चाइना में काफ़ी मंदी आ गई हाउसिंग के अंदर। तो हाउसिंग में मंदी आने के बाद उसकी जो ईयर की प्रोडक्शन है घरों की, वो आज भी 30% मंदी आने के बाद भी 65 लाख है। हमारा देश 140 करोड़ की पॉपुलेशन का देश है, और यहाँ आज की एनुअल प्रोडक्शन 7 लाख है। कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमसे छूट रहा है। और वो चीज़ इस बार के जो बजट में मुझे दिखाई दी, आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री जी का एक ही सेंटेंस था कि विकसित भारत। 2047 में अगर हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो 25 साल में, इसका मतलब सभी लोगों के पास घर होंगे, राइट। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर होगा, हर घर में जल और बिजली होगी। तो इसका फ़ायदा किसको होने वाला है? रियल एस्टेट का, पूरी हर इंडस्ट्री को। यानी ये कोई एक इंडस्ट्री की बात नहीं चाहिए, केबल इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री क्यों ना हो, उस हर इंडस्ट्री को उसका बेनिफिट मिलने वाला है। मुझे लगता है कि अगर आज भी बहुत मौके हैं, बहुत, अभी तो स्टार्ट हुई है जर्नी केवल, क्योंकि कोविड के बाद जैसे अनलॉक होने के बाद लोगों ने अपने घरों की अहमियत को समझा है। पहले मैं देखता था कि, क्योंकि आप शेयर मार्केट में इतना ज़्यादा लोगों को एनालिसिस करके बताते हैं, ईल्ड के बेसिस पे काम करते थे कि रियल एस्टेट में जो रेजी की ईल्ड है वो 2 से 3% आती है, राइट। तो वो अपना इन्वेस्टमेंट किसी और जगह लगाकर रेंटल घरों में रहना प्रेफर करते थे। लेकिन कोविड ने पहली बार लोगों को ये समझाया कि छोटा या बड़ा कैसा भी हो, एक अपना घर जरूर होना चाहिए। बस यहीं से पूरा गेम चेंज हुआ। आप ये देखिए कि पिछले 3 साल में जो रियल एस्टेट ने जितना बूम लिया है, मुझे लगता है अभी वो केवल स्टार्ट है। आने वाले 5 से 7 साल बहुत बड़ा गेम चेंज होगा। लेकिन इसके ऐसा अंदर बदला क्या है? क्योंकि देखिए, मेरे हाँ। पिताजी ने सबसे पहले जब उन्होंने घर बनाया, उनकी उम्र 50 साल के ऊपर हो चुकी थी। मैंने 35 साल की उम्र में घर खरीदा, पहला मेरा फ्लैट जब खरीदा। मेरे बच्चे आज पहला पढ़ाई करते ही, जॉब शुरुआत करते ही उनको घर चाहिए और गाड़ी चाहिए। आप अफोर्डेबल हाउसिंग में हैं, ऐसा क्या हो गया है कि हिंदुस्तान का यूथ अब ये सब कुछ अफोर्ड कर पा रहा है? देखिए, एक थोड़ा सा क्या चेंज आया, मैं यानी 2014-15 की बात कर रहा हूँ। एक लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आया है।
दूसरा, रेगुलेटर का आना रियल एस्टेट को बहुत चेंज कर गया है। ओके। 2017 में रेरा आने के बाद पहली बार कस्टमर को लगा कि डेवलपर ऐसे छूट नहीं सकता, एंड डेवलपर भी सीरियस हुए कि अब स्टेक दांव पर है, अगर अब नहीं डिलीवर किया तो अब जो उसके कहीं ना कहीं जो आने वाले प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत बड़े होंगे। और पहले दिन से रेगुलेट हुआ। आप ही देखिए अनुशासन किस चीज़ का है। 100 रुपये अकाउंट में आते हैं, 30 ही रुपये डेवलपर के पास फ्री हैं, 70 रुपये कंस्ट्रक्शन अकाउंट में बाय डिफॉल्ट चले जाते हैं। Correct. तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, या तो उससे कंस्ट्रक्ट करिए या आप बैंक में रखिए। तो उसके पास ऑप्शन नहीं है तो वो करेगा। ये अनुशासन हो गया। आज मार्जिन आप देखते हैं तो शाम को 5 बजे मार्जिन रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। तो आप ना उसका पैसा यूज़ कर सकते, ना आप अपने पास रख सकते, टाइम से वापस करना पड़ेगा। तो आपकी मार्केट में आप ये देखिए पहले कितने ज़्यादा मार्केट अप एंड डाउन होते थे। पिछले 15 साल में एक भी किसी टाइप का कोई स्कैम आपको बाजार में दिखाई दिया? मुझे लगता है कि रियल एस्टेट रेरा आने के बाद बहुत चेंज हुआ है। और दूसरी बड़ी बात, रेरा आने के बाद जितने प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं उसमें से 90% डिलीवर हुए हैं। अच्छा। पिछले 2017 के बाद जितने प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं उसमें से 2023 तक लगभग 86% प्रोजेक्ट डिलीवर हुए हैं। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्टअप किया है, लोगों का ट्रस्ट आया कि अब रियल एस्टेट बदल गया है, अब वैसे डेवलपर्स नहीं हैं, शायद अब हमें घर लेना चाहिए। मुझे लग रहा है यही चीज़ें हमने पूरी एज ए सिग्नेचर ग्लोबल हमने इस चीज़ों को समझा कि जितनी आप ईमानदारी से और बेहतरीन तरीके से काम करेंगे, क्वालिटी डिलीवर करेंगे, तो लोग आपको ऑफ कोर्स पसंद करने वाले हैं। Pradeep Agarwal ji, let me turn to you. ये जो what you were just saying about changing the mindsets, right? Changing the systems. I'm sure in an area like real estate, more than anything else, linking through the question that Anil started by asking you, there must be a lot of people who would be saying कि नहीं भाई, इंडिया में तो ऐसा ही होता है, ये हमारा सिस्टम है, ये रिवाज है, नंबर 2 होता है, 40% ब्लैक मनी देना पड़ेगा, सिस्टम में ये करना पड़ेगा, सिस्टम में ये होता है, सिस्टम ऐसा है. How do you change the mindset to say that the system can change? And is that starting to happen? सो विक्रम जी, ठीक कहा आपने, माइंडसेट चेंज होने में टाइम लगता है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा इंडिया में होता था, अब शायद इंडिया ये बदल रहा है. आप ये देखिए कि जैसे अनिल जी ने भी पूछा कि कैसे इतनी बड़ी कंपनी एक 10 साल, एक डिकेड में ही बनाई जा सकती है. आज मार्केट कैप हमारी 2 बिलियन से ज़्यादा की है, एंड हम रिसेंटली लिस्टेड हुए हैं एक्सचेंज के अंदर. बहुत सिंपल फंडा है, बहुत सिंपल. आप अपने सिस्टम को कॉर्पोरेटाइज करिए, जो इंस्टीट्यूशंस आपके साथ हैं उनको ये भरोसा दिलवाइए, जो इन्वेस्टर्स आपके साथ हैं, कि आप जो ये काम कर रहे हैं ये बिल्कुल परफेक्ट है, और उनको विजुलाइज होना चाहिए. ये आपके इन्वेस्टर्स को भी, आपके जो फंड्स देने वाले उन लोगों को भी, आपके कस्टमर्स को भी आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखना चाहिए. आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रियल एस्टेट के अंदर ये जो 40% 60% का काम बहुत ज़्यादा होता था. मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि लोग अब डिस्करेज हुए इन चीज़ों से. लोगों को ये बात समझ में आ गई कि अगर आज आप कोई काम ऐसा करते हैं तो ज़रूरी नहीं उसका आज आपको भुगतान करना पड़े. हो सकता है और 2 साल के बाद आपके घर तक पहुंच ही जाएंगे वो लोग जिनको पहुंचना चाहिए. एंड दूसरी बड़ी बात, अगर आपको रियल में कंपनी बिल्ड करनी है तो इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपका माइंड क्लियर होना चाहिए. क्यों, जब भी आपका फॉरेंसिक हो, फॉर एग्जांपल देखिए, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉरेंसिक करते हैं, एंड फ़ोन करते ही कॉल सेंटर में या कहीं पे भी ब्रोकर को वो 2 मिनट में बताता है, हाँ जी इतना बनेगा बात, इतने में होता है काम. तो वो क्लियर हो गए कि इसका मतलब यहाँ पर काम परफेक्ट नहीं है. तो मुझे लगता है ये माइंडसेट चेंज हुआ है. मैंने ये करके भी देखा है, ईजी भी बहुत है. केवल आपको इस चीज़ पर रहना पड़ता है कि नहीं, हमारा सिस्टम यही है, हम इस सिस्टम पर चलेंगे. और मैंने तो बहुत इन्जॉय किया इस सिस्टम को, कि आज चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसको पता है कि अगर इस कंपनी में जा रहे हैं, यानी जितने भी बड़े ब्रांड आप नाम ले लें, उनके अंदर कभी भी आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी. और जब भी वो कंपनी जितनी बड़ी हुई है, एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा अनिल जी, जब आप ये देखिए रियल एस्टेट जो हमारी देश की जीडीपी में सेकंड लार्जेस्ट, सबसे बड़ा कृषि के बाद आता है. कम यानी पूरी इंडस्ट्री की आज वैल्यूएशन क्या है, हमारी जितनी लिस्टेड कंपनीज हैं
उन सारी लिस्टेड कंपनीज को अगर हम जोड़ लें तो 5 लाख करोड़ रुपए से भी कम की वैल्यू है। सिर्फ एक टाइटन एक कंपनी है, उस इकल्ली टाइटन कंपनी की 3,15,000 करोड़ रुपए वैल्यूशन है, सिर्फ इकल्ली। आप ये देखिए कि पूरी इंडस्ट्री जिसमें इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो लोगों को समझना पड़ेगा, और आने वाले वक्त में बहुत बड़ी वैल्यू अनलॉक करने के लिए कहीं ना कहीं बड़े तरीके से सोचना होगा, और कहीं ना कहीं जो ट्रांसपेरेंसी की जिन्हें आप बात कर रहे हैं वो लोगों को दिखानी पड़ेगी। सर ये भी वैल्यूशन तब है जब पिछले 2 साल से हम रियल एस्टेट स्टॉक्स इतने रिकमेंड कर रहे हैं कि इनमें बड़ी वैल्यू है, Yes. तब जाकर ये भाव हुए हैं। एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोगों का आपने इतना बड़ा पैसा बनवाया है मिड कैप में और स्मॉल कैप में। लोग कहते थे बेच दो, और आप कहते थे नहीं, आप रोक दो, बेचना नहीं है और लेना है। थैंक यू। What do you think the situation will be between now and let's say 2030? How good will the situation be? And what could potentially go wrong? What could potentially derail that progress? If we can start with you, Mr. Agarwal, and फिर इस तरफ आते हैं। बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक। अगले 7 साल में जैसे मैंने कहा कि मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ स्टोरी में चेंज मिलेगा। कुछ चीज़ें ज़रूर हैं, क्योंकि आप कोई ग्रोथ अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर करने पड़ेंगे। मुझे लगता है एक जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो जिस तरीके का कंसंट्रेशन गवर्नमेंट ने किया हुआ है वो जारी रहना चाहिए एज इट इज़, क्योंकि हर इस बार भी बजट में उसको बढ़ाया गया है, क्योंकि वही की है इस देश की एक जो इकोनॉमी को ऊपर ले जाने के लिए। दूसरी चीज़ मुझे जो समझ आती है कि आज रियल एस्टेट में जो फाइनेंस है उसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो बैंक्स हैं वो प्रोजेक्ट पर फंडिंग कर रहे हैं, लैंड पर फंडिंग नहीं कर रहे हैं। तो कम से कम कोई पॉलिसी आरबीआई की तरफ से ऐसी आनी चाहिए जिससे जो लैंड का जो प्राइस है, चाहे उसको 50% प्रमोटर इक्विटी करे, बैंक 50% उसके अंदर पैसा दे, लेकिन लैंड के ऊपर फंडिंग होनी चाहिए, जिससे एक बहुत बड़ा अनलॉक होगा आने वाले वक्त में। तो मुझे लगता है ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं अगर करी जाएं तो इंडिया ग्रोथ कर सकता है।